यूपी पुलिस की मुहर्रम गाइडलाइंस जारी करने के साथ ही अब इस पर बवाल भी शुरू हो गया है। मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में एक सर्कुलर जारी हुआ है। इसमें यूपी में इस साल मुहर्रम पर जुलूस नहीं निकालने का निर्देश दिया गया है। गाइडलाइंस या सर्कुलर सामने आने के बाद अब इन पर हंगामा शुरू हो गया है। शिया धर्मगुरु गाइडलाइंस में लिखी बातों पर आपत्ति जता रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस का कहना है कि जारी सर्कुलर में कुछ विवादित या नया नहीं जोड़ा गया है। बता दें कि शिया समुदाय मुहर्रम के 68 दिनों में शोक मनाते हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख को ताजिया निकाला जाता है। इस पर ताजिया 19 जुलाई को निकलना था, जिस पर पाबंदी लगा दी गई है। सबसे पहले समझिए विवाद की वजह क्या है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के एक पॉइंट पर मुख्य तौर पर शिया धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है। गाइडलाइंस के चौथे पॉइंट के एक हिस्से में लिखा मुहर्रम को लेकर उत्तर प्रदेश में एक सर्कुलर जारी हुआ है। इसमें यूपी में इस साल मुहर्रम पर जुलूस नहीं निकालने का निर्देश दिया गया है। पर वहीं गाइडलाइंस के जारी होने के साथ ही इस पर विवाद और हंगामा शुरू हो गया है। शिया धर्मगुरुओं ने गाइडलाइंस में लिखी बातों पर आपत्ति जताई है। तो वहीं आपको सबसे पहले समझा देते हैं कि विवाद की वजह क्या है। डीजीपी मुख्यालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के एक पॉइंट पर मुख्य तौर पर शिया धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई है। गाइडलाइंस के चौथे पॉइंट के एक हिस्से में लिखा है, पुराने लंबित धार्मिक एवं सांप्रदायिक प्रकरणों तथा ऐसे नए उठने वाले विवादों, अपरंपरागत धार्मिक जुलूसों एवं कार्यों, यौन संबंधी घटनाओं, गोवंश व्यय या परिवहन आदि घटनाओं को लेकर पूर्व में अनेक अवसरों पर सांप्रदायिक सद्भाव प्रभावित होता रहा है। उक्त के दृष्टिगत विशेष सतर्कता अपेक्षित है। तो वहीं गाइडलाइंस पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए यूपी पुलिस को कोर्ट में लेकर जाना चाहिए। वो बोले, गाइडलाइंस शिया के ऊपर झूठे आरोपों का पुलिंदा है। लिखा है कि मुहर्रम में रेप होते हैं, गाय काटी जाती है। क्या ये सब कोविड गाइडलाइन है? मौलाना कल्बे जवाद ने आरोप लगाया कि ऐसा करके सिर्फ शिया सुन्नी नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम का भाईचारा खराब करने की कोशिश हुई है। वो बोले, ये गोलियों भरा खत है जिसमें हमारे समुदाय को गाली दी गई है। तो एक और तो जहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार कुछ भी नया नहीं है, ये सर्कुलर हर साल की तरह ही है। पर वहीं शिया धर्मगुरुओं की तरफ से विवाद लगातार जारी है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। क्या नई गाइडलाइंस जारी की जाती है या इसी पर इस मामले को शांत करवाया जाता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी लॉन्च किया। इसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीए प्लेटफॉर्म से डेवलप किया है। वित्तीय सेवा विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इसे डेवलप किया गया। ई रूपी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस बनाया गया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म तय करेगा कि लेन देन पूरा होने के बाद ही पेमेंट किया जाए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को मदद मिलेगी। सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसने जो राशि दी है वो उसी काम में लगी है जिसके लिए वो दी गई है। ई रूपी डिजिटल भुगतान के बेहद अहम फायदे भी हैं। इसका इस्तेमाल करने वाले लोग अपने सेवा प्रदाता के केंद्र पर कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना ही वाउचर की राशि को हासिल कर सकेंगे। ई रूपी बिना किसी फिजिकल इंटरफेस के डिजिटल तरीके से लाभार्थियों और सेवा प्रदाताओं के साथ सेवाओं के प्रायोजक को जोड़ता है। इसके तहत ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि लेन देन पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को पेमेंट किया जाए। प्रीपेड होने की वजह से सेवा प्रदाता को सही समय पर भुगतान संभव हो जाता है। ये डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन कल्याणकारी सेवाओं की भ्रष्टाचार मुक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल हो सकती है। देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल ट्रांजैक्शन में जो काम पिछले 6-7 सालों में हुए हैं, उसने ये दिखा दिया है कि भारत नई चीजों को अडॉप्ट करने में बिल्कुल पीछे नहीं है और दुनिया भी इसका लोहा मान रही है। पेगासस पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ सदन के अंदर हंगामा हो रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष सभी पार्टियों को एकजुट करने में लगा हुआ है। इन सब के बीच में नीतीश कुमार का बयान अपने आप में सियासी सरगर्मी को गर्म करता नजर आया। संसद में सरकार और विपक्ष के बीच चला आ रहा गतिरोध खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते की शुरुआत भी हंगामेदार रही और सोमवार को पूरा दिन संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसद नारेबाजी करते रहे। सोमवार को विपक्ष ने 2 बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा। लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने पेगासस जासूसी के मुद्दे पर हंगामा किया तो राज्यसभा में विपक्ष ने किसानों का मुद्दा उठाया। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष 2 अलग अलग मोर्चों पर मोदी सरकार को घेरता रहा, लेकिन लगातार हो रहे हंगामे के चलते दोनों सदन की कार्यवाही को
कई बार स्थगित करना पड़ा। पेगासस पर विपक्ष का रुख काफी आक्रामक है। पेगासस के सहारे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की। विपक्षी दलों की बैठक में राहुल गांधी 2 बार हिस्सा ले चुके हैं। विजय चौक पर विपक्षी नेताओं के साथ वो प्रेस वार्ता कर चुके हैं और अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में विपक्षी नेताओं के साथ नाश्ते पर चर्चा करेंगे। पेगासस पर बवाल मचा हुआ है। इन सबके बीच बीजेपी के साथ बिहार में सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने भी पेगासस मामले पर जांच की बात कही है। नीतीश के बयान के बाद विरोधियों ने अपने तर्क देने शुरू कर दिए हैं। आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर हमला बोल दिया है। फोन टैपिंग का मामला कब थमेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से भुनाने में लगा है। फिर बात चाहे सदन की हो या सदन से बाहर सड़क की हो। आम जनमानस के हितों को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गंभीर हैं। ऐसे में राजस्थान में रेल सेवाओं का जल्द विस्तार हो सके, इसके लिए ओम बिरला ने एक बड़ी पहल की है, जिसके तहत रेल मंत्री और प्रदेश के सांसदों की एक बैठक हुई, जिसमें राजस्थान में रेलवे कार्यों को लेकर चर्चा की गई। राजस्थान में रेल सेवाओं के विस्तार को लेकर हुई बैठक में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद ओम माथुर, हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर, राजेंद्र गहलोत, रामकुमार वर्मा भी मौजूद रहे। वहीं लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी, महंत बालकनाथ, कन कमल कटारा, कैलाश चौधरी, रंजीता कोली, सुभाष चंद्र बहेड़िया, सीपी जोशी, राहुल कस्बा, जस कौर मीणा, निहाल चंद मेघवाल, रामचरण वोहरा, देवजी पटेल, दुष्यंत कुमार, नरेंद्र कुमार, पीपी चौधरी, दिया कुमारी, सुमेधानंद सरस्वती, सुखबीर जौनपुरिया, अर्जुन लाल मीणा समेत अन्य सांसद भी मौजूद रहे। बहरहाल बैठक में मौजूद हर सांसद के क्षेत्र में रेलवे की ओर से किए गए कामकाजों की समीक्षा की गई। साथ ही सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र के कामकाज को लेकर अपनी जरूरतें और समस्याओं से रूबरू कराया। इस दौरान रेल मंत्री ने सांसदों को आश्वासन दिया कि उनके क्षेत्र में रेलवे के संबंधित जो भी कार्य हैं उनको जल्द पूरा किया जाएगा। अफगानिस्तान गृह युद्ध के हालात से गुजर रहा है। वहां पर आतंकी लगातार निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। अफगान सेना लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और सैकड़ों की तादाद में आतंकी मारे जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस लड़ाई में एक बार फिर आतंक के साथ जाके खड़ा हो गया है। पाकिस्तान न सिर्फ गोला बारूद तालिबान को सप्लाई कर रहा है, बल्कि अपने पालतू आतंकी भी उस लड़ाई में भेज रहा है। यह खुलासा किया है अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे देश में अमोनियम नाइट्रेट भेज रहा है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो किसी दूसरे देश में अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक की सप्लाई कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे खतरनाक सामान की लिस्ट में शामिल किया है। ऐसे में कोई भी देश किसी दूसरे देश को इस विस्फोटक पदार्थ की सप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन तालिबान की मदद करके पाकिस्तान अपनी आतंकी ताकत को बढ़ाने का ख्वाब देख रहा है, ताकि आने वाले वक्त में वो अफगानिस्तान में अपने मन मुताबिक फैसले करा सके और भारत में आतंकी गतिविधियां संचालित कर सके। अमेरिकी सेनाओं की वापसी के बाद अफगानिस्तान में हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अफगान सेना और तालिबान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ रहा है और पाकिस्तान इसमें अपना मौका देख रहा है। टोक्यो ओलंपिक के 11वें दिन आज भारतीय महिलाओं की टीम ने इतिहास रच दिया। भारतीय महिला टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हालांकि डिस्कस थ्रो में भारत को उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला और कमलप्रीत कौर मेडल नहीं जीत सकी और वे फाइनल में 6ठे स्थान पर रही। भारतीय महिलाओं की टीम ने टोक्यो ओलंपिक में आज इतिहास रचते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम इंडिया ने आज क्वार्टर फाइनल मैच में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराया। मैच में भारत की गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में गोल दागकर टीम को 1-0 की लीड दिलाई और यही गोल मैच में निर्णायक साबित हुआ। गुरजीत ने डायरेक्ट फ्लिप से गोल किया था। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार डायरेक्ट फ्लिप से गोल गंवाया। इधर डिस्कस थ्रो में भारत की कमलप्रीत कौर मेडल नहीं जीत सकी। फाइनल में 6 राउंड के बाद उनका बेस्ट स्कोर 63.70 रहा और वे 6ठे स्थान पर रही। कमलप्रीत ने 5वें से 2 राउंड में फाउल थ्रो किया। पहले राउंड में उन्होंने 61.62 मीटर और तीसरे राउंड में 63.70 मीटर दूर चक्का फेंका। 5वें राउंड में कमलप्रीत ने 61.37 मीटर दूर चक्का फेंका। विमेंस डिस्कस थ्रो में अमेरिका की ओलमैन वेलरी 68.98 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल विजेता रही। जर्मनी की क्रिस्टीन पुंडेज 66.86 मीटर चक्का फेंककर दूसरे स्थान पर रही। वहीं क्यूबा की यामे पेरेज ने 65.72 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं शूटिंग में भी भारत की उम्मीद खत्म हो गई है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ऐश्वर्य प्रताप सिंह और संजीव राजपूत फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ट्रायल में 21वें स्थान और राजपूत 32वें स्थान पर रहे। भारतीय महिला हॉकी टीम के ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन को लेकर देश भर के खेल प्रेमियों में उत्साह नजर आ रहा है। टीम की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। देश के बेटियों की शानदार प्रदर्शन को हर कोई सराह रहा है।
राजधानी में आज आसमान से आफत बरसी, सड़कें दरिया बन गई तो कई जगह ऐसे हादसे हुए जिसको राजधानी के लोग कभी नहीं भूल पाते। बापू बाजार के अंदर एक कदीमी पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, वहीं कई वाहन पेड़ की चपेट में आ गए। 2 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, कड़ी मशक्कत के बाद मृतक का शव बाहर निकाला गया। राजधानी जयपुर के अंदर आज सुबह से ही बारिश का दौर जारी था, कभी मध्यम तो कभी तेज मूसलाधार बारिश के चलते जयपुर की सड़कें दरिया बन गई। बापू बाजार के अंदर स्थित एक बरगद का कदीमी पेड़ क्षतिग्रस्त हो गया। तेज बारिश के चलते पेड़ धराशायी हो गया, जिसके नीचे से गुजरने वाले एक शख्स उसकी चपेट में आ गया और उसकी मौके पर दबने से मौत हो गई। 2 घंटे तक सिविल डिफेंस, SDRF और अग्निशमन की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसके शव को बाहर निकाला। फिलहाल मौके के ऊपर अभी भी रेस्क्यू चलाया जा रहा है, आवाजाही बंद कर दी गई है और लाइट भी बंद कर दी गई है। मानसून से पूर्व आपदा प्रबंधन को लेकर कई दावे किए जाते हैं, लेकिन वो दावे राजधानी जयपुर में खोखले साबित होते हैं। एक के बाद एक जिस तरह के हालात बारिश के बाद यहाँ पे बन रहे हैं, उसको लेकर तो ये लगता है कि सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। सावन के पहले सोमवार से लेकर आज दूसरे सोमवार तक कोटा समेत पूरे हाड़ौती अंचल पर भगवान इंद्रदेव की कृपा बदस्तूर बनी हुई है। हालांकि लगातार हो रही बारिश अब कोटा अंचल में राहत की जगह आफत में भी तब्दील होती नजर आ रही है। खासकर कोटा जिले के ग्रामीण इलाकों सुल्तानपुर, इटावा, दिगोद, बपावर और सांगोद क्षेत्र से जलभराव की लगातार खबरें मिल रही है। कहीं कच्चे मकानों को नुकसान हुआ है तो वहीं खेतों के तलैया में तब्दील हो जाने से किसानों को व्यापक खराबा झेलना पड़ रहा है। वहीं खातौली के रास्ते कोटा को MP से जोड़ने वाले रास्तों के अलावा कई स्थानीय मार्ग भी नदियां उफान पर आने के चलते अवरुद्ध हो गए हैं। इधर कोटा का सबसे बड़ा बांध कोटा बैराज में पानी से लबालब हो गया है और बांध का जलस्तर 853 फीट को पार करने के बाद आज कोटा बैराज के 2 गेट खोलकर 5000 क्यूसेक पानी चमल नदी में छोड़ा गया। कोटा में आगामी दिनों में भी भारी बारिश का अलर्ट है और इसे देखते हुए कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ ने हालातों की समीक्षा की है। कलेक्टर ने सभी संबंधित कार्मिकों और अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित किया है कि बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ें और सभी तरह के आपातकालीन हालातों और इंतजामों के लिए तैयार रहें। उदयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। ब्यूरो की टीम ने ग्रामीण कोषालय के सहायक लेखाधिकारी राजीव खंडेलवाल को 10,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खंडेलवाल ने एक परिवादी से उसकी मां की 12 महीने की पेंशन बनाने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। उदयपुर ACB की टीम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उदयपुर ग्रामीण कोष कार्यालय के सहायक लेखा अधिकारी को 10,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। दरअसल सहायक लेखा अधिकारी राजीव खंडेलवाल ने एक परिवादी से उसकी मां की 12 महीने की फैमिली पेंशन बनाने की एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। आरोपी खंडेलवाल 2,000 रुपए की रिश्वत पूर्व में ही ले चुका था और आज ACB ने 10,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते आरोपी राजीव खंडेलवाल को रंगे हाथों ट्रैप कर लिया। ACB की टीम आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। दरअसल ACB के एडिशनल SP उमेश ओझा के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ट्रैप करने के बाद ACB ने आरोपी राजीव खंडेलवाल के घर का सर्च भी किया और संभावना है कि आने वाले दिनों में कुछ और महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला आज बीकानेर दौरे पर रहे। यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यहाँ भामाशाह हाजी माशूक अली द्वारा अपनी पत्नी की स्मृति में बनाए गए हॉस्पिटल के आउटडोर का लोकार्पण किया। कल्ला ने कहा कि निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है जिससे मरीजों को लाभ होगा। साथ ही साथ कल्ला ने 2 RUB का भी शिलान्यास किया। करीब 4 करोड़ की लागत से ये RUB तैयार होंगे। तो इधर भाजपा ने यहाँ पर प्रदर्शन किया। OBC मोर्चा के देहात जिला अध्यक्ष भंवरलाल जांगिड़ की अगुवाई में सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। खासतौर पर सिंचाई पानी के मुद्दे को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर भाजपाइयों ने सवाल उठाए। इस दौरान विधायक बिहारी बिश्नोई, पूर्व संसदीय सचिव डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, भाजपा के जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत, भागीरथ मूंड सहित कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। बिहारी बिश्नोई ने कहा कि सरकार को समझना चाहिए सिंचाई पानी जैसे मुद्दे बेहद गंभीर हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा जनता भी सड़कों पर आ जाएगी।